हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स लेक्चर्स में। मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमने पिछली जो वीडियो अपनी बनाई थी, प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी, वो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास की हमने बनाई थी, पार्ट 1 की, जिसमें हमने आपको चार्जेस के बारे में सारी स्टडीज़ करा दी थी। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा हमने अभी कल ही एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको 12th क्लास का शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा कोर्स कवर कराने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को भी आप देखिएगा। इस वीडियो में हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। चैप्टर 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हमने पार्ट 1 किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने आपको चार्जेस की पूरी तरीके से बात बताई थी। चार्जेस क्या होते हैं, किसने चार्जेस को सबसे पहले पहचाना था, किसने उसको नाम दिया था। मैंने आपको बताया था थेल्स ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहचाना था, सबसे पहले चार्जेस को पहचाना था। फिर ड्यूफे ने ये बताया था कि वो 2 तरह के होते हैं। एंड फिर उनके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होता है। और आज हम जो यहाँ पर पार्ट 2 आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आगे वीडियो अपलोड करेंगे। मैं कभी भी अपने वीडियो में डिले नहीं करूँगा, वीडियोस अपलोड करूँगा आपके कोर्स के लिए, आपका जिससे कोर्स कुछ भी डिले ना हो, आगे छूटे ना। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए बिल्कुल भी, क्योंकि आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1789, याद से वाली डेट देख लेना, 1789 में एक बहुत ही अच्छा लॉ दिया था। जैसे आपने 11th क्लास में ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा होगा। ग्रेविटी चैप्टर में क्या लॉ होता है, हमारे जो फोर्स का लॉ होता है, ग्रेविटी चैप्टर में क्या होता है कि कोई भी यूनिवर्स में 2 बॉडीज़ हैं, मास हैविंग बॉडीज़ 2 हैं, तो वो क्या करती हैं कि अगर कोई भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है कि उनके बीच में एक ना एक फोर्स जरूर लगती है। अगर वो फाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, फोर्स जरूर लगती है, जिसका ये फॉर्मूला दिया गया था कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सब बच्चों को पता ही होगा, ये जो हमारा ग्रेविटी हमने पढ़ा था। अब जो चीज़ उधर ग्रेविटी में प्लैनेट्स के ऊपर लगती है, वही इधर एक तरीके से मान सकते हैं आप चार्जेस के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बात अप्लाई होती है। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो देखिए उस फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड तो होगा, किसी ना किसी फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते होंगे। तो वो फोर्स क्या है, तो कूलम्ब्स ने इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्क किया। 1789 में उन्होंने एक लॉ दे दिया, जिससे हमें उस फोर्स का मैग्नीट्यूड वहाँ से पता चला। कूलम्ब ने ये बताया था कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं, उसमें हम मान सकते हैं Q1 एंड Q2। कितने चार्जेस, Q1 एंड Q2। ये आप डेट यहाँ पर नोट कर लीजिए, 1789। देखिए Q1 एंड Q2, क्योंकि हम चार्ज को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, Q से पहले हो चुका है। Q1 एंड Q2 ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। हम सिर्फ इनका यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे। तो Q1 एंड Q2। अब कूलम्ब्स ने ये बताया था फोर्स के, उन्होंने 3 हमें पार्ट बताए थे, 2 पार्ट। पहला पार्ट बताया था उन्होंने हमें कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, याद रखना, जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मतलब अगर हम जिन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी लग रहा है, उनके बीच अगर हम प्रोडक्ट कर दे 2 चार्जेस के बीच, तो उनको फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ तो फोर्स बढ़ती जाएगी। सेकंड पॉइंट हमें दिया था उन्होंने कि जो हमारा एफ वेक्टर फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है स्क्वायर ऑफ द आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब 2 पॉइंट, हमने 2 पॉइंट माने, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ऐसे। इधर मैंने Q1 चार्ज माना, इधर मैंने Q2 चार्ज माना। मैंने माना इसमें अट्रैक्शन लगी हुई है, F1 वेक्टर से क्या लगी हुई है, अट्रैक्शन लगी हुई है। तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप मान सकते हैं R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान सकते हैं आप, R। तो देखिए R डिस्टेंस है, तो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और
जो इन दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस, उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो अभी रहेगा, क्या हो जाएगा इधर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया, जो हमारा फोर्स आया वो आया प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना तो बहुत कंपलसरी होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पर हमें क्या लाना होता है, एक कांस्टेंट। तो कुलाम्ब्स ने जो इसका कांस्टेंट दिया था वो कांस्टेंट था हमारा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट। और साथ में जो हमारे चल रहा है ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा होता है कांस्टेंट। और इसके अंदर जो आप एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर एप्सिलॉन। और अगर सिर्फ एप्सिलॉन होता तो मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी हो सकती है। फिलहाल हम यहाँ पर एयर ले रहे हैं, एयर मानते हैं तो एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। देखिए परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी ये होती है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, चार्जेस को पास कराते हैं, तो चार्जेस को पास कराने की एबिलिटी, मतलब उसके अंदर से कितनी तेज़ी से चार्ज जा सकते हैं या फिर कितना चार्ज को अपने अंदर से पास होने के लिए वो परमिशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, कि वो कितनी परमिशन दे रहा है अपने अंदर से चार्ज पास कराने के लिए। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको नोट कर लीजिए, एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है अधिकतर। ये हो जाती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और इस पूरी कांस्टेंट की सिंपली न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू ली जाती है पूरी की 9 इंटू 10⁻9। और इसको पूरे कांस्टेंट के से हम डिनोट करते हैं, पूरे कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के से, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कूलम्ब्स लॉ की है हमारे पास, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ जो चीज़ मैं यहाँ पर करवाता हूँ उसको आप लिख लिया कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हो उसको आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए आप इसको लिख लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बट लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा आप लिख लिया कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका हुआ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप आ गई। तो ये टोटल पूरा हमारा कूलम्ब्स लॉ था। इसमें क्या था, कूलम्ब्स लॉ ने एक बार दोबारा सुनिए क्या बताया था कि हमारी फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में लगने वाली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जिससे हमारे कंबाइंड फॉर्मूला है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपके सामने है। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल्स टू लगाया तो वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट आया, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ओवरऑल इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। एप्सिलॉन नॉट हमारे यहाँ पर होती है परमिटिविटी ऑफ एयर, और अगर एयर हम नहीं लेते कोई और मटेरियल लेते हैं तो एप्सिलॉन आ जाता है, उसके एप्सिलॉन की अलग वैल्यू होती है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए ले रहे हैं, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। और ये डेट मत भूलिएगा, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की कुछ ना कुछ यूनिट तो होगी, हम उस फॉर्म में जब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अपनी निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आती है हमारी वो आती है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर की पावर -2। ये हमारी इसकी यूनिट होती है और इसकी डायमेंशंस भी होती है। देखिए डायमेंशन और यूनिटलेस नहीं होता, भले कांस्टेंट होता है लेकिन इसकी यूनिट भी होती है और इसकी डायमेंशन भी होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है हमारी एप्सिलॉन की, वो होती है m-1 L-3 T4 एंड A2। अब आप बोलेंगे एक ही चीज़ के लिए लगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा MLT,
सिर्फ और सिर्फ MLT पढ़ा होगा। देखिए ए होता है हमारा चार्ज के लिए, ए लगता है हमारा किसके लिए, चार्ज के लिए। ध्यान रखिएगा ए किसके लिए होता है, फॉर चार्जेस। चार्जेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए। तो यहाँ से आपको इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। ओके, और अब तो आपके MCQs भी आते हैं, तो MCQs में काफ़ी आ जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जब मैं न्यूमेरिकल सेक्शन कराऊंगा, क्वेश्चन जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर 1, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सेशन में लूँगा, तो उसमें आप लोगों को मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, किस तरीके से न्यूमेरिकल में अप्लाई होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो परमिटिविटी आपको यहाँ पर समझ आए, एप्सिलॉन नोट की सारी बातें। चलिए अब देखिए, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है, परमिटिविटी से ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। परमिटिविटी से क्या कॉन्सेप्ट है, परमिटिविटी से कॉन्सेप्ट आता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। जी हाँ, किसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया था किसी भी मीडियम की एबिलिटी, मैंने परमिटिविटी बताया था कि कोई भी मीडियम अपने अंदर से चार्ज को कितना पास होने दे रहा है, वो परमिटिविटी कहलाती है। परमिशन कितनी दे रहा है, वो परमिटिविटी कहलाती है। मैं यही बोल रहा हूँ, अब किसी भी मटेरियल की, ध्यान समझिएगा, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी फॉर रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बिटवीन द चार्जेस, मतलब 2 चार्जेस मैंने लिए, जैसे भी मैंने लिया था, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया Q1, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया Q2। अब इसके बीच में एयर है, कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है इसकी परमिटिविटी। अब मैंने इसके बीच में कोई भी एक मटेरियल भर दिया, कोई भी मटेरियल ये हो सकता है, मैंने मान लिया इसके बीच में मैंने कोई भी क्या भर दिया, एक मटेरियल भर दिया, जिसके परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन। अब ये परमिटिविटी किसकी वजह से आई, ये परमिटिविटी क्या चीज़ है जो ये आ रही है, ये देखिए ध्यान से, परमिटिविटी है क्या, देखिए परमिटिविटी ये आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। मतलब इस मटेरियल की, जो हमने मटेरियल बीच में लगाया, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, एक एबिलिटी होती है कि मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, ध्यान से सुनेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को अपोज करता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब उस फोर्स को कम करने की कोशिश करता है क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। उसको हमने स्मॉल के से किया था, इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और देखिए एप्सिलॉन नोट हमारी कैसे फाइंड होती है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है हमारा, एयर की परमिटिविटी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गई, इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मटेरियल का अलग अलग होता है, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस मटेरियल की परमिटिविटी आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये हमारी फोर्स को कितना अपोज करेगा। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन आई, द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिए, द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी। और दूसरी इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन है, वो भी आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम ऑफ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस। इसको भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का मीडियम पर, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको भी बता ही चुका हूँ कि हमने बीच में जब मीडियम लगाया, इसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता ही होगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो वो फोर्स पे इफेक्ट कैसे करता है, कितना इफेक्ट करता है, कितनी फोर्स को वो घटा देगा, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो वो कितना घटा दे, देखिए हमारे पास फोर्स जो होती है, पहले जो जब एयर था, जब बीच में कोई मीडियम नहीं था, तो फोर्स कितनी लग रही थी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल है, ये फोर्स अभी हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये हमारी इनिशियल फोर्स लग रही थी जब उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं था। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने उसके अंदर एक मीडियम ला दिया, दोनों चार्जेस के बीच में हमने क्या कर दिया, एक मीडियम रख दिया। अब जब मीडियम हमने रख दिया, तो अब हमारे पास फोर्स कितनी होनी चाहिए, मीडियम आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मीडियम, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग
मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड परमिटिविटी, और परमिटिविटी कितनी, एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसकी थी, एयर की। तो क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सी बात है, एफ एम हम फोर्स निकालेंगे। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, और इधर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना होगा। कैसे, हमें पता है एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकल सकती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ एम की हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक, कुछ नोट कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले से अगर मैं 1/k को बाहर रख के बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर लिख लूँ, ठीक है। क्या करते हैं, 1/k को बाहर रख लेते हैं इस तरीके से, एफ एम इज इक्वल्स टू 1/k को तो रख लेते हैं हम बाहर, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या अंदर वाली चीज़ आपको कुछ जानी पहचानी लग रही है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, कुछ जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल। इक्वेशन 1 में एफ नोट की इक्वल आ गई वो, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में जो है हमारी एफ नोट से। तो एफ एम कितना आया हमारा, एफ एम इज इक्वल्स टू 1/k ऑफ एफ नोट, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, कितना आ गया हमारा, एफ एम 1/k ऑफ एफ नोट, मतलब हमारे पास के की एक और नई डेफिनेशन। देखिए अब जो फोर्स है वो कितनी रिड्यूस हो गई, 1/k टाइम्स। यहाँ से हमें पता चला इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब उस फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ा। जो हमारी फोर्स पहले एफ नोट थी, अब वो फोर्स कितनी रह गई, 1/k टाइम। तो देखिए यहाँ से साफ पता चल गया उसने फोर्स को अपोज किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड घटाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यहाँ यहीं से ही डाइलेक्ट्रिक की एक और डेफिनेशन बनती है, क्या, के इधर ले आता हूँ, एम उधर, के इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। और एक फॉर्मूला भी हमने जो पीछे पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो जाते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन और हम कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम। तो इस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 2 डेफिनेशन, मैंने आपको 3 डेफिनेशन बता दी। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कूलॉम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ओके स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ की भी कुछ लिमिटेशन होती है। देखिए फिजिक्स में आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई भी लॉ आप पढ़ते हो उनकी लिमिटेशन या फिर उसको कहीं पे उसके फेलियर्स होते हैं, हर लॉ का कुछ ना कुछ होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो कूलॉम्स लॉ की हमारी कुछ लिमिटेशंस है। अब आप देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हम यहाँ पर खड़े हैं और हम बोलने लग जाए, मान लीजिए हम इस टाइम मेरठ में, हम बोलने लग जाए कि इस टाइम दिल्ली में क्या हो रहा होगा इस टाइम, ठीक है। तो क्या हम न्यूज़ में देख लेंगे, वो अलग चीज़ है। क्या हम ऐसे ही बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि हमें वहाँ की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर एक चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, एक चार्ज मैंने काफ़ी दूर रख दिया, अब क्या उन दोनों के बीच में फोर्स लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कूलॉम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन होती है कि 2 चार्जेस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होने चाहिए, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होने चाहिए फोर्स लगने के लिए, और वो डिस्टेंस ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक लिमिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि अगर डिस्टेंस को ज़्यादा कम कर दिया तो भी फोर्स नहीं लगेगी, और डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया तो भी नहीं लगेगी। तो मतलब एक उन्होंने लिमिट दी है कि जिस डिस्टेंस के अंदर
वो फोर्स एप्लीकेबल होगी, मतलब इन्फिनिटी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और कम से कम जो उसकी डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 10⁻⁻15 मीटर। मतलब आप लिख सकते हैं इट डील्स विद दोज पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट, पहली लिमिटेशन। दूसरी, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस नॉट ऑन द चार्ज बॉडीज। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस में एप्लीकेबल होता है, चार्ज बॉडीज पे नहीं। देखिए अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें चार्ज बॉडीज भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें कूलम्ब्स लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ स्मॉल चार्जेस पे अप्लाई होता है, सिर्फ सिंगल चार्ज पे। एक बॉडी ऐसे हम अगर ले लेंगे जिस पे बहुत सारे चार्जेस है उस पर अप्लाई नहीं होता। सेकंड मैंने बताया इट डील्स विद दोज पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, शुरू के दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में होंगे। तो ये भी हमारी फोर्स सिर्फ उन दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ उन दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है जो रेस्ट में होते हैं, चलते हुए चार्जेस के बीच में अप्लाई नहीं होता। थर्ड इज व्हेन सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर अगर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होने लग गया तो फिर न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस पे टूट जाएगा। तो क्या होता है जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर है ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सिंपल से टॉपिक है, जैसे वेक्टर फॉर्म हो गया, इसकी वेक्टर फॉर्म आप कर ही सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कुछ इतनी खास बात है नहीं। इस तरीके से ये जैसे हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² है, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में जब इसको लेंगे आप तो इसमें एक पोजीशन वेक्टर साथ में आ जाता है, आपको पता ही है। और जो पोजीशन हमारा वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर को सिंबल हम चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर में चेंज हो जाता है। जो पोजीशन वेक्टर है कैसे चेंज होता है, वो वेक्टर में अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर ऐसे निकलता है। तो हम जब इसमें पुट करेंगे तो 1/4πε0 वेक्टर फॉर्म में हमारा आंसर मिलेगा हमें। Q1 Q2 अपॉन ये R³ हो जाएगा और इधर R वेक्टर, ये हमें वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में हमारे मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहता है, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे इंपॉर्टेंट है हमारा कूलम्ब्स लॉ का, बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मैंने मान लिया कोई बीच में एक चार्ज है Q और इसके आसपास काफ़ी सारे चार्जेस है Q1 Q2, इधर ले लो आप Q3, इधर ले लो Q4, ठीक है। ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, इस पे ऐसे लगा रहा है, ये इस पे ऐसे लगा रहा है, सब अपनी अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे होंगे। बट जब हम किसी एक चार्जिस को लेके इस पे हम फोर्स मेज़र करेंगे, मतलब अगर हमें Q1 की वजह से Q पे फोर्स मेज़र करनी है तो जब हम इसको मेज़र करेंगे तो हम इन सब चार्जेस को भूल जाएंगे। मतलब हम क्या देखते हैं, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। मतलब टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले हम लेंगे Q1 की, Q पर निकालेंगे कितनी फोर्स लग रही है, तो हम Q2 Q3 Q4 बाकी सब चार्जेस को भूल जाएंगे कि और की वजह से भी फोर्स लग रही थी, सिर्फ ऐसा मानेंगे कि Q1 की वजह से ही फोर्स लग रही है। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक चार्ज को हमें लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पहले Q1 की वजह से निकालेंगे, देन Q2 Q3 Q4 एंड में सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारे पास नेट फोर्स हमारी आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी। ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हमारा पार्ट सेकंड का लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर 1 का भी और पार्ट सेकंड का भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आपके लिए आप रिवीजन कीजिए, एक दो दिन का टाइम लेके, देन इसके लिए न्यूमेरिकल सेक्शन लेकर आएंगे। फिलहाल आप लास्ट टॉपिक देखिए इसका, जो इस चैप्टर का भी लास्ट है, इस पार्ट का भी। सिंपल सी बात है, 2 पार्ट का चैप्टर था ये। फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूँ, सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है जिसमें हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसका लास्ट टॉपिक होगा। देखिए अभी तक हम चार्जेस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे चार्ज बॉडीज़, बड़ी बड़ी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास बॉडी कितने तरीके की होती है बताइए, हमारे पास बॉडी 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की, 3 तरीके की। अब आप बोलेंगे कैसे 3 तरीके, देखिए
लीनियरली होती है, एक होती है सरफेस, और एक होता है वॉल्यूम, कह सकते हैं 2D एंड 3D 1D। ठीक है, लीनियरली में हम वायर लेते हैं जिसको हम 1D मानते हैं, खैर होता नहीं है, वो होता 3D है, बट यहाँ पर हम उसको 1D मान लेते हैं। तो लीनियरली में वायर जैसी बॉडी जैसी हो गई, वो हमारी लीनियरली हो गई। सेकंड सरफेस जैसे कि कोई स्क्वायर हो गया, या फिर कोई शीट हो गई किसी चीज़ की, पेपर शीट हो गई, वो हमारी कैसी हो गई, सरफेस। और वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3D बॉडी आई जाती है, क्यूब, क्यूबॉइड, आपका स्फेयर हो गया, कुछ भी आ सकता है, ये 3D बॉडी जितनी भी होती है ये सब वॉल्यूम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो तीन तरीके से, इन्हीं तरीके से हमें हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्ज का भी कुछ एक तरीका होता है किसी भी बॉडी के ऊपर स्प्रेड होने का। ये नहीं होता है कि अब आप ये देखिए, अगर हमने कोई एक वेसल लिया, कोई भी बर्तन लिया, उसके अंदर हमने पानी डालना स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा होता है, अगर सीधा रखा है वो, तो उसका जो नीचे का बेस होता है, तो जब हमने पानी डाला तो वो उस बेस पर इक्वली फैलता है ना पानी। ऐसा तो होता नहीं है ना कि वो पानी पहले एक कोने में इकट्ठा होता है, फिर धीरे 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 बेस पे इक्वली फैलता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आता है, तो मतलब इक्वली फैलता है ना बेस पर। तो चार्ज का भी एक इस तरीके का अपना फिनोमेना होता है। चार्ज का क्या फिनोमेना होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज देंगे, क्या करेंगे, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज देंगे तो वो उस बॉडी के ऊपर एक यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड होता है, मतलब पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर चार्ज होता है। मतलब कह सकता है अगर हमारे पास ये बॉडी है तो इस तरीके से इस पर चार्ज इकट्ठा होगा कि पर यूनिट एरिया में जो इसका चार्ज होगा वो इक्वल होता है। मतलब जितना चार्ज जितने एरिया में होगा, अगर इतना ही एरिया में कहीं और लूँ, उसमें भी उतना ही चार्ज वो कवर करेगा। समझ आया ना, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज। चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ज हमारा कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि इक्वल एरिया में इक्वल चार्ज हमेशा मिलेगा। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तीन तरीके से होता है, देखिए तीन तरीके की बॉडी में होता है, तो ये हमारा तीन तरीके का होता है। इसी बेसिस पे फर्स्ट इज, इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे डेरिवेशंस में भी बहुत काम आना है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और देखिए इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा। लैम्डा तो आप जानते हो, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया ये, LCD। ओके, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज दिस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा को भी आप लोग जानते होंगे। ये क्या हो गया, SCD। ओके, एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं रो से। किससे, रो से। रो तो आप जानते होंगे ना, डेंसिटी को भी डिनोट किया जाता है। और ये हमारा क्या हो गया, BCD। तो हमारे पास ये तीन तरीके की यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो। हम इनसे ये करते हैं। अब देखिए इनकी हम सेपरेट स्टडी करेंगे कि होती क्या है, किस किस तरीके की बॉडीज में होती है। देन उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, एंड हम उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, कोई भी इस तरीके का मैंने वायर ले लिया, ठीक है ना, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया मान लिया हर जगह। तो जब मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो चार्ज मैंने ही बताया क्या होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो चार्ज क्या हुआ, इस वायर पे ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा तो यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब जितना यहाँ पर था उतना यहाँ पर है, उतना यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस पे कितना चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कैसे निकालेंगे, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी हम कैसे फाइंड करेंगे, लैम्डा को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू
जो इसका चार्ज होता है, क्या होता है इसका चार्ज, डेल क्यू मतलब छोटा सा चार्ज, डेल एल, एल होती है इसकी लेंथ, मतलब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है जो हमारा लैम्डा होता है, ये सब उसके लिए सेम होता है, हर तरफ पूरे लेंथ तक ये सेम बना होता है हमारा, और ये हमारी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। तो हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है हमारी, यहाँ से आप यूनिट सिंपल निकाल सकते हैं, इसकी कुलाम होती है, इसकी मीटर, तो कुलाम मीटर इनवर्स। और जो हमारी डायमेंशन है वो क्या हो गई, क्यू की डायमेंशन क्या होती है ए, हम बता ही चुके हैं, और जो हमारी एल की होती है वो क्या होती है लेंथ, और क्यू की जो होती है वो होती है टी ए होती है, टाइम भी वहाँ पर आता है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा लेंथ इनवर्स टी ए, ये इसकी डायमेंशन, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। आगे चलते हैं। सेकेंड क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखिए ये हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियरली बॉडीज पे लग रही थी, तो ये किन बॉडीज पे लगेगी, ये लगेगी सरफेस वाली बॉडीज पर। इस तरह की कोई भी बॉडीज मैंने मान ली, कोई भी मान लिया, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जो कि यूनिफॉर्मली क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका अब एक आप पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, ये डेल ए एरिया मैंने ये ले लिया, पर्टिकुलर एरिया है कितना डेल ए, या फिर डेल एस आप कह सकते हैं, एक्चुअली ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लिए होते हैं काफ़ी बुक्स में, तो डेल एस आप ले लीजिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी क्या हो जाना चाहिए फॉर्मूला, फिर यहाँ से सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर डेल एस, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह सकते हैं हम इसमें, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, अब देखिए इसके तो कुलाम भी हो जाएगा, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर -2, एंड डायमेंशन कितनी हो जाएगी, उसकी तो टी ए ही रहेगी, और इसकी L2, तो कितनी हो जाएगी L-2 टी ए, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज़ रो। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज़ रो। देखिए वॉल्यूम मैंने बताया था 3D बॉडी से संबंधित होती है, तो कोई भी आप 3D बॉडी ले लो, क्यूब ले लेते हैं, या फिर कोई भी मैं ले लेता हूँ, एक्चुअली आर्बिट्ररी बॉडी ले लो आप, आर्बिट्ररी बॉडी ले ली, जिस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करा दिया पूरी पे, ठीक है ना, पूरी बॉडी पे क्या करा दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब क्या करते हैं, इसका मैं एक पर्टिकुलर एरिया ले लेता हूँ, 3D एरिया ही लिया जाएगा, मतलब 3D वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम में लूँगा। तो मैं इस तरीके से क्यूब ले लेता हूँ, छोटा सा, मैंने एक छोटा सा क्यूब ले लिया, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है, जो कि क्या होगी डेल वी। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको भी अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्त, बताइए, इसकी यूनिट क्या हो जानी चाहिए, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कुलाम मीटर -3, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, कुलाम मीटर -3, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, उसकी तो टी ही रहेगी, इसकी L-3, तो L-3 टी ए। ओके, तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 होता है कंप्लीट, और अब नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा वो होगा क्वेश्चंस का। तो स्टूडेंट्स, अगर इस पार्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो, या फिर आप प्रीवियस वीडियो
आप अब अगर नए हो, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उसको देखिए, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई कीजिए शुरू से, यानी कि बीच में से वीडियो आप देख रहे हैं। शुरू से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उस हिसाब से ही आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और दोनों ही वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं, या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर मेल आईडी दी मैंने, आप उस मेल आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जाके मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है गर्ग हर्ष-301। ओके, यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं उसकी एक नई वीडियो भी आपके सामने बना दूँगा। आप उस वीडियो में अपने आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार मैं फिर कहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका कोर्स अच्छी तरह कंप्लीट होता रहे। और अगर आपको समझ आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।